कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की अहम खबरों का। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में जायजा लेने पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। यहां से निकलते वक्त केजरीवाल ने एक बार फिर कोरोना के टीके और लॉकडाउन को लेकर बात कही। केजरीवाल से जब राजधानी में वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास 7 से 10 दिन के लिए वैक्सीन के पर्याप्त डोज हैं। अगर हमें उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और आयु सीमा हटा दी जाए तो हम पूरी दिल्ली को 2-3 महीने के अंदर ही टीका लगा सकते हैं। वहीं जब केजरीवाल से बढ़ते कोरोना के मामले के चलते लॉकडाउन की संभावना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि कुछ नई पाबंदियां जल्द ही लगाई जाएंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान एम्स और एलएनजेपी अस्पताल ने एक बार फिर ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया है। हालांकि मरीज ऑनलाइन ओपीडी पंजीयन के जरिए एम्स में डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। इसके लिए प्रतिदिन सीमित संख्या होगी। और दिल्ली के अंदर भी उसी तेजी से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एक तरफ हम लोगों को वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत है, एक तरफ इसको स्प्रेड होने से बचाने की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। ये चौथी वेव दिल्ली के अंदर आई है। नवंबर में लास्ट वेव आई थी, उसके बाद केसेस इतने ज्यादा कम हो गए थे कि एक सिस्टम के अंदर थोड़ा ढीलापन तो आ ही गया था। तो आज मैं पिछले कुछ दिनों से भी रिव्यू ले रहा हूं और आज एलएनजेपी हॉस्पिटल का सारा सिस्टम वापस देखा तो हम वापस जो नवंबर में हमारी तैयारी थी और नवंबर की वेव को दिल्ली में सभी डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सबने मिलकर बहुत अच्छे से उसको डील किया था, उसी लेवल की तैयारी को वापस दिल्ली सरकार और सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मिलके वो कर रहे हैं। तो अभी हमने एलएनजेपी का मुआयना किया। जो जो चीजें की जरूरत है एलएनजेपी के एमएस ने और डॉक्टर्स ने बताया, उन सारी चीजों को हम पूरा करेंगे और उस तैयारी को दिल्ली के लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है और उसे हॉस्पिटल की जरूरत है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसे अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में व्यवस्था मिले। वैक्सीनेशन में मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि पूरे हम दिल्ली के अंदर, मैं अपनी व्यवस्था बता सकता हूं, मैं बाकी देश के बारे में बात नहीं कर सकता। अगर हमें समुचित नंबर में वैक्सीनेशन की डोजेस उपलब्ध करा दी जाएं, एज की लिमिट हटा दी जाए और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने के नियम, हमें बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाजत दे दी जाए तो हम 2 से 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन अगर हो जाएगी तो कोरोना की जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाएगी। कोरोना फिर बीमारी से दिल्ली में क्या वैक्सीन? दिल्ली में आज की डेट में हमारे पास 7 से 10 दिन की वैक्सीन है और बहुत स्ट्रांग कंडीशंस हैं। 45 साल से कम को लगा नहीं सकते हैं। ये सब कंडीशंस इस टाइम मुझे लगता है हटाने की जरूरत है। हमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव करने की जरूरत है। अपने दिल्ली के एक्सपर्ट से भी टच में हैं, केंद्रीय एक्सपर्ट से भी कल डीडीएमए की मीटिंग में उनसे भी बात हुई थी। इस बारे में भी कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि ये इसकी पीक कहां तक जाएगी। हम तो इतना ही कर सकते हैं कि अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। उन तैयारियों में किसी तरह की कमी नहीं। लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। पिछली बार किस तरह के होंगे? हम आपको बता देंगे आज या कल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने के। महीने में कोविड सेंटर बनाए गए थे अलग अलग जगहों पे, वैसा वो कर रहे हैं। कोविड सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं, कुछ स्टार्ट भी हो गए हैं। जैसे यहाँ पे सामने वाला एक सेंटर था, ये एक जल्दी चालू होने वाला है। सर, आज सुबह एलएनजेपी में बहुत ज्यादा भीड़ दिखी गई थी, तो क्या इसके लिए कुछ मेंटेनेंस के लिए कुछ किया जा रहा है? सर, ओपीडी चल रहा है ना हमारा। अच्छा, ओपीडी की भीड़ होगी। अब ओपीडी कम कर रहे हैं। टोटल 2000 बेड है एलएनजेपी में। पिछली वेव में 2000 के 2000 बेड पूरा हॉस्पिटल। अभी फिलहाल 1500 बेड्स को हमने कोविड डिक्लेयर किया है। 500 अभी भी नॉन कोविड में चल रहे हैं। फिर जैसे जैसे कम कर रहे हैं, ओपीडी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। नहीं,
और दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। राजीव, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आज एलएनजेपी अस्पताल के दौरे पर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, कोई खास वजह या फिर कोरोना की स्थितियों की समीक्षा करने के लिए वे पहुंचे? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें अरविंद केजरीवाल की, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल आज एलएनजेपी अस्पताल के अंदर पहुंचे थे और लगातार जिस तरीके से कोरोना की जो स्थिति बिगड़ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए अस्पताल के अंदर पहुंचने के बाद में उन्होंने समझाया लिया कि यानी कि हर तरीके से ये कोशिश की कि अस्पतालों के अंदर सुविधाएं बनी रहे। मगर जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि जो एलएनजेपी की बात करें या फिर एम्स की बात करें तो वहां पर ओपीडी जरूर बंद कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो मरीजों की संख्या है वो इन दोनों अस्पतालों के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ती भी नजर आ रही है और इसीलिए ओपीडी बंद कर दी गई है। मगर हाँ, ये जरूर है ऑनलाइन के द्वारा ओपीडी के द्वारा कहीं ना कहीं इलाज जरूर किया जा रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर स्थिति बिगड़ रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। मगर दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कुछ और कदम जरूर उठा सकते हैं, मगर संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। जी, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये बात कही जा रही है सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा, लेकिन पाबंदियां कड़ी की जाएंगी इस संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है। तो अगर मान लेते हैं कि पाबंदियां कड़ी होंगी तो क्या कुछ इसमें बंद किया जा सकता है, या फिर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कर्मचारियों की संख्या जो ऑफिस में काम करते हैं वो आधी कर दी जाएगी, या कोई और व्यवस्था, क्या कुछ किया जा सकता है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें अरविंद केजरीवाल की शक्तियों की तो जरूर लॉकडाउन नहीं लगेगा, मगर ये तो जरूर स्पष्ट कर दिया। मगर जिस तरीके से बाजारों के अंदर या फिर कहें सार्वजनिक जगहों पर लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं अब सख्ती और ज्यादा कही जा सकती है। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कह रही है कि जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी कोरोना से निजात नहीं मिल सकती है। अगर वही बात करें तो जिस तरीके से बाजारों के अंदर जो हमने भी दिखाने की कोशिश करी थी, इंदरलोक की बात करें, सदर बाजार की बात करें, इन बाजारों के अंदर कहीं ना कहीं जनता जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं कर रही है। यहाँ तक कि मास्क तक का यूज नहीं कर रही है और यहाँ तक कि जो अधिकारी है जिनको गाइडलाइन फॉलो कराने के लिए लगाया गया है वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। मगर देखना, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि लगातार कहीं ना कहीं सख्ती जरूर बढ़ती जाएगी। मगर जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर आंकड़े बढ़ रहे हैं, यानी कि 8000 से ऊपर के आंकड़े आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल राजीव, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, इस खबर पर तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में भी टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई हुई है और राजधानी दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर है जिसने इस समय सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये लहर अब तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आज सीएम अरविंद केजरीवाल एलजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वेंटिलेटर की वहां पर उन्होंने व्यवस्था देखी। इसके अलावा कोरोना से लड़ने के लिए क्या कुछ उपाय वहां पर बरते जा रहे हैं, इनको लेकर भी समीक्षा की। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, जानने वाली बात यहां पर यह भी है, जैसा कि आपने भी कहा कि मार्केट में इतनी भीड़ रहती है कि उस भीड़ को कंट्रोल करना ही अभी सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। तो क्या आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया जाएगा या फिर कुछ दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की राह पर दिल्ली जा सकती है? इसके अलावा एक ऑप्शन यह भी हो सकता है कि टाइम डिसाइड कर दिया जाए कि इतने से इतने बजे तक ही मार्केट खुले रहेंगे, उसके बाद बंद रहेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज को गौर करने वाली बात होगी, दिल्ली सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया, मगर जिस तरीके से बाजारों के अंदर भीड़ है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। या तो इस समय का निर्धारित किया जाएगा कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक के लिए बाजारों के अंदर छूट दी जाएगी, मगर जो बाजारों के अंदर सख्ती होनी चाहिए वो जरूर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि लगातार बाजारों के अंदर भीड़ उमड़ी पड़ी है। यहाँ तक कि नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रे के मद्देनजर रखते हुए बाजारों के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ है कि आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के चिपक कर ही चलने को मजबूर हो जाते हैं। मगर जिस तरीके से वायरस का खतरा बना हुआ है और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर अब चौथी लहर है और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं पिछले 24 घंटे के अंदर 4,500 से 8,500 से ज्यादा आंकड़े आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर दिल्ली सरकार को भी पता है और इसीलिए दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, आज वो एलजेपी अस्पताल के अंदर पहुंचने के बाद में उन्होंने ये भी देखा था कि वेंटिलेटर की कमी तो नहीं है या फिर क्या कहते हैं ऑक्सीजन मास्क वगैरह की इस तरीके की कोई दिक्कतें तो नहीं है, क्या किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। मगर जिस तरीके से ओपीडी की बात थी, जरूर उन्होंने ओपीडी के लिए कहा कि ओपीडी जरूर बंद कर दी गई है, मगर ऑनलाइन सेवाएं बिल्कुल दी जा रही हैं। मगर दिल्ली सरकार को ये चीज समझना होगा, जब तक बाजारों के अंदर सख्ती नहीं करेगी वो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती रहेगी और कहीं ना कहीं आंकड़े भी बढ़ते नजर आएंगे। ड्राइव के बारे में अगर हम बात करें राजीव, तो अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? और अरविंद केजरीवाल आज ये एक बार फिर दोहराते हुए नजर आए कि उनके पास बस कुछ ही दिनों का स्टॉक बाकी है, फिर बाद में वैक्सीन खत्म हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राज्य सरकारें बिल्कुल कह रही हैं कि वैक्सीन उनके पास लिमिटेड समय के लिए ही रह गई है, मगर केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि वैक्सीन हमारे पास प्रॉपर मात्रा के अंदर है, हर व्यक्ति को वैक्सीन मिलेगी। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, क्योंकि दिल्ली आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार आरोप लगाए जा रहे थे कि वैक्सीन लिमिटेड समय के लिए है और कहीं ना कहीं वैक्सीन खत्म होती जा रही है, और जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं विदेशों की तरफ उनका ध्यान है और विदेशों में ही वैक्सीन भेजी जा रही है। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कि वैक्सीन हमारे पास लिमिटेड समय के लिए, तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी मुश्किलें बढ़ेगी और राज्य सरकारों की भी। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, मगर केंद्र सरकार को राज्य सरकारों का सहयोग देना होगा ताकि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो घट सके। और वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन बिल्कुल अभी 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, मगर 45 साल से नीचे के लोग जो है उनके लिए भी केंद्र सरकार को वैक्सीन उपलब्ध करानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, काफी यहाँ पर अभी और भी जो नियम कायदे हैं वो लगाने की जरूरत साफ तौर पर नजर आ रही है। राजीव, एक सवाल ये भी, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, तमाम शिक्षण संस्थान बंद हैं, तो बात यही है कि बच्चों की शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई कितनी कारगर आपको साबित होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आप लोगों के बीच में जाते हैं तो परिजन जो अभिभावक हैं वो क्या कहते हैं, क्या वाकई में उनके बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे एक साल के जो पढ़ाई थी वो कहीं ना कहीं हमने जब बच्चों से पूछा था, जब स्कूल खुले थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से वो इतनी पढ़ाई नहीं कर पाते जो रेगुलर पढ़ाई होती है, यानी क्लासों के अंदर जाके जो पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से नहीं हो पाती है। मगर वही चीज परिजन भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन से इतनी सुविधाएं नहीं है कि जितनी होनी चाहिए थी। मगर स्कूलों की बात करें, स्कूल जरूर कुछ टाइम के लिए खोले गए थे, यहाँ तक कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे, मगर जो बोर्ड के एग्जाम थे उनके मद्देनजर रखते हुए। मगर अब दोबारा से दिल्ली सरकार को फिर वही कदम उठाना पड़ेगा, जो 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासें हैं शायद उनको भी दोबारा से बंद किया जा सकता है। मगर बोर्ड के एग्जाम जरूर है, उनके मद्देनजर रखते हुए अभी स्कूल खोले हुए हैं, मगर 8वीं से लेकर जो पहली क्लास तक के स्कूल है यानी कि वो बंद कर दिए गई हैं, वो अभी नहीं खोली जाएंगी। मगर बात करें दिल्ली सरकार की कड़े कानून की, तो कहीं ना कहीं कड़े नियम जरूर होने चाहिए। बिल्कुल, अब देखना रहेगा कि सरकार क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाती है और क्या नई पाबंदियां लगाई जाती हैं। शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। खबरें अभी और भी हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और लगातार 50,000 से अधिक रोजाना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की इसी उछाल को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। इस साल ऐसा पहली बार है जब पूरा महाराष्ट्र वीकेंड लॉकडाउन की जद में है। इस बीच कोरोना पर काबू पाने के उपायों पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा अहम बैठक बुलाई गई। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक राज्य में कोरोना के हालातों की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्धव ठाकरे सभी दलों के नेताओं की एक साथ बैठक बुला चुके हैं। माना जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन जैसी पाबंदियों पर भी चर्चा हो सकती है। लॉकडाउन को लेकर अटकलों का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री भी इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन लग सकता है, इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़ गए हैं। मुरारी, जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे के द्वारा एक अहम बैठक बुलाई गई है। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज सभी दल के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर उन तमाम चीजों पर पाबंदी लगा सकते हैं जिससे संक्रमण बढ़ रहा है, चाहे वो मुंबई की BST ट्रेन हो, लोकल जो ट्रेनें हैं या फिर दादर मार्केट है, जहां पर भी ऐसा संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा है, वहां पर कई अहम कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी पल्लवी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे और विरोधी पक्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर चर्चा भी कर चुके हैं। अब ऐसे में हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। जो नए नियम लगाए जाएंगे उसे लेकर सभी दल की सहमति लेना चाहते हैं और यही वजह है कि वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबसे चर्चा करेंगे। पल्लवी, और ये भी जानकारी मिल रही है मुरारी की हो सकता है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री ऐसे हैं जो लॉकडाउन की संभावनाओं को लेकर पहले ही संकेत दे चुके हैं और वो सहमति भी जता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर महाराष्ट्र के लोगों की जान बचानी है तो ऐसा करना पड़ेगा।
पल्लवी देखिए, वास्तव में अगर कहें तो हालात खराब हो चुके हैं। जितने आंकड़े देश भर में कोरोना संक्रमण के पाए जा रहे हैं उसमें आधे मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी 10,000 का आंकड़ा प्रतिदिन पार कर रही है। मरने वालों के आंकड़े में प्रतिदिन इजाफा देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि जो से बचाना बहुत जरूरी है। शायद ये है कि मुख्यमंत्री की लगातार मुरारी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपका फोन हम पैच करवा लेते हैं, तब तक हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि आज उद्धव ठाकरे के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक का आह्वान किया गया है। कोरोना को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। इस बात पर विचार हो सकता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना को काबू में किया जा सके, और जहां जगह जगह भीड़ लगी नजर आ रही है तो इस भीड़ को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। और ऐसा भी माना जा रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार इस बैठक में किया जा सकता है। और जैसा कि हमारे संवाददाता मुरारी ने ये जानकारी भी दी है कि देवेंद्र फडणवीस से भी बात की है मुख्यमंत्री ने फोन पर, और कोरोना को लेकर उन्होंने चर्चा की है कि किस तरीके से स्थितियों को सुधारा जाए, किस तरीके से कोरोना को काबू में किया जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि कई कड़े नियम भी लागू कर दिए जाएं, क्योंकि अभी जो आंशिक रूप से जगह जगह पर हम नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन देख रहे हैं उसके बाद भी स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। हमारे संवाददाता मुरारी सिंह एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुरारी, अब आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार हो सकता है? पल्लवी देखिए, कहना गलत नहीं होगा क्योंकि हालात प्रतिदिन यहाँ पर बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले में सर्वदलीय बैठक के बुलाने का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, यही माना जा रहा है क्योंकि मरने वाले के आंकड़ों में प्रतिदिन इजाफा देखा जा रहा है और नए मुंबई अब अंधेरी घाट ऊपर और गोलीबंदी सबसे ज्यादा प्रभावित था, लेकिन सबसे कम 12 से 15 ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से संवेदनशील हो चुकी है। 1,000 से ज्यादा ऐसी सोसाइटियां हैं जहां मनपा की तरफ से पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी लग गई है तो कहीं न कहीं हालात पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और एक बड़ा वजह यही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक के साथ कुछ अहम निर्णय ले सकते हैं। जिस तरीके से जनता की लापरवाही कह रहे हैं, प्रशासन की चूक, यही नतीजा है कि हालात काफी बिगड़ चुके हैं। पल्लवी, वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे मुरारी, उसको लेकर अभी क्या कुछ स्थिति है? वैक्सीनेशन की बात करें तो कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है क्योंकि वैक्सीन पर वहां की कमी है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस मामले में पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं और कई मंत्रियों द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन को नहीं दी जा रही है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो जहां पर वैक्सीन उपलब्ध है वहां पर टीकाकरण अभियान काफी तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिलेगा हम उस तरीके की तैयारी करके सारे लोगों तक जो है कि वैक्सीन टीकाकरण अभियान को पूरी करेंगे। अगर मुंबई का सबसे बड़ा जंबो कोविड सेंटर है और जंबो टीकाकरण अभियान बीकेसी में है, वहां पर पिछले 3-4 दिनों से टीकाकरण अभियान काफी स्लो चल रहा था और अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो वैक्सीन की कमी जो है वो कहीं कहीं महाराष्ट्र में अब देखी जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है केंद्र की तरफ से कि महाराष्ट्र में जो वैक्सीन है उसकी काफी बर्बादी हुई है, क्या वाकई में ये बात सच है मुरारी? जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, जिस तरीके से अदर एजेंसियों से खबर आई है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैक्सीन जो है वेस्टेज हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे, अमरावती, अहमदनगर, औरंगाबाद की बात करें तो इन इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर, वेस्टेज को लेकर के काफी बवाल मचा था। बहरहाल यहाँ पर हालात काफी बिगड़ चुका है। राजनेता या विपक्ष दोनों बयानबाजी से अगर बचे और जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे इसे सुधारने के लिए अगर कदम उठाए तो शायद वह सराहनीय होगा।
बिल्कुल मुरारी, यहाँ पर कदम अभी उठाए नहीं जा रहे हैं, कमी लग रही है, इच्छा शक्ति की भी काफी कमी है। ऐसे में देखना ये भी रहेगा कि किस तरीके से उद्धव सरकार ने जो आज ये बैठक बुलाई है, इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सवाल ये भी है कि लॉकडाउन को लेकर पार्शलिटी की जा रही है। हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें तो खुली हैं लेकिन कुछ को बंद रख दिया गया है। आम आदमी काम नहीं कर सकता, लेकिन शूटिंग यहाँ पर सभी की शुरू है, चाहे वो फिल्मों की हो या टीवी सीरियल्स की हो। रैलियां हो सकती हैं, जनसभाएं हो सकती हैं, उसके लिए कोरोना नहीं है। लेकिन आम आदमी अगर नौकरी पर जा रहा है तो उसके लिए कोरोना है। ऐसे संभव कैसे है? या तो पूरा लॉकडाउन सब कुछ बंद कर दिया जाए, अगर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाएगा तो लोगों में रोष हो सकता है। मुरारी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से सुबह के वक्त से लोगों का कहना है कि फिल्म शूटिंग की काम चल रही है, सीरियल्स के काम चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है वाइन शॉप और बियर शॉप की बात करें तो इन दुकानों पर काफी भीड़ लगी है। होम डिलीवरी के नाम पर ही दुकान के बाहर गर्दी इकट्ठा हो रही है। तो पक्षपात की बात जरूर कही जा रही है और देखा भी जा रहा है। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जो थोड़ी बहुत दुकानें खुली है, तो कई इलाके बंद है। इसे भी देख करके लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। नगर संजय मार्केट के लोग अपनी नाराजगी दुकान के बाहर ताला बंद करके हाथों में लाठी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार को उन तमाम जो कमियां हैं उन्हें ढूंढना होगा, उन्हें समय रहते उसकी भरपाई करनी होगी और कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। इसलिए 15 से 20 दिनों से अगर मीडिया रिपोर्ट की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की बात करें तो यही कहा जा रहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन हालात को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। उसी का परिणाम है कि आज मुख्यमंत्री को सर्वदलीय बैठक करनी पड़ रही है, सारे नेताओं से चर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर कोई बिल्कुल मुरारी, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम आपको रोक रहे हैं। इस खबर पर लगातार जानकारी ऐसे ही लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और जानकारी मिल रही है कि कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए ये बैठक आहूत की जा रही है। जानकारी ये भी है कि तमाम अहम जो नियम कायदे हैं वो इस बैठक में
विचार विमर्श किया जा सकता है उन नियम कायदों पर, और कड़ाई से पालन कैसे कराया जाए इन नियमों का, ये भी विचार किया जा सकता है। वहीं वैक्सीन की कमी भी इस समय सूबे में हो रही है, तो इसको लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी, ये तमाम बातें आज इस बैठक में की जानी है। वहीं जानकारी हम दे दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप बहुत ही ज्यादा इस समय बढ़ रहा है। अकेले महाराष्ट्र से देश के आधे से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कई राज्यों से कोरोना की वैक्सीन की कमी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। मुंबई में कई जगहों पर वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य रुक गया है। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे हम ये जानकारी चाहेंगे कि कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर अभी वैक्सीनेशन का काम रुक चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार से कोई आश्वासन आया है कि कितने दिन में नई खेप पहुंचाई जाएगी, या तब तक के लिए राज्य सरकार क्या कुछ कदम उठाने वाली है? सत्यप्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सत्यप्रकाश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बीएमसी ने भी अब ये कह दिया है कि उसके क्षेत्र में सभी निजी कोविड टीकाकरण केंद्र 12 अप्रैल तक बंद रहेंगे। शुक्रवार को बीएमसी ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि सरकारी और नगर पालिका अस्पताल में वैक्सीनेशन ड्राइव जारी रहेगा। वहीं वीकेंड लॉकडाउन की वजह से थोड़ा समय में भी बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार ने ये कहा है कि उनके पास वैक्सीन की कमी हो गई है, इसलिए वो सुचारू रूप से वैक्सीनेशन का काम नहीं चला पा रहे हैं। तो काफी दिक्कतों का सामना यहाँ सरकार को करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता मुरारी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुरारी, जानकारी हम आपसे ये चाह रहे थे कि वैक्सीनेशन का कार्य कई केंद्रों पर अभी रुका हुआ है, और बीएमसी ने भी जानकारी दे दी है कि उसके क्षेत्र में जितने भी निजी केंद्र थे वो बंद कर दिए गए हैं। 12 अप्रैल तक ये बंद रहेंगे। तो ऐसे में अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है कि कब तक वो वैक्सीन की अगली खेप सूबे की सरकार को मुहैया करा पाएंगे, या फिर अगर वो नहीं भेज रहे हैं वैक्सीन तो राज्य सरकार क्या कदम उठाएगी? पल्लवी, देखिए, आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि वैक्सीन कब और कितना भेजा जाएगा। लेकिन 12 तारीख तक वैक्सीनेशन सेंटर को बृहद मुंबई महानगर पालिका द्वारा बंद किया गया है। कहा गया है कि वैक्सीनेशन की कमी है, इसलिए टीकाकरण अभियान नहीं चलाया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर जो जम्बो सेंटर बनाए गए थे टीकाकरण के लिए, चाहे वो न्यू मुंबई के हो, पनवेल के हो, वापी के हो, या फिर मुंबई के ठाणे शहर के, जहाँ पर वैक्सीनेशन काफी कमी देखी जा रही है, और यही वजह है इसे जो है कि बंद कर दिया गया है। वैसे में जितना जल्दी वैक्सीनेशन महाराष्ट्र को मिलेगा उतना जल्दी ही हालात सुधरेंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीन अभी सूबे को उपलब्ध हो जाए ताकि स्थितियों को काबू में किया जा सके। आखिरी सवाल है बैठक के बारे में, बैठक कब होने वाली है, कब तक ये बैठक चलेगी, और किस किस के इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है? देखिए पल्लवी, इसमें बैठक में एक मनसे प्रमुख राज ठाकरे और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और समाजवादी पार्टी से अबू आजमी सहित जो है जितने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं वो जो है इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में जो प्रथम प्राथमिकता होगी वो यही होगी कि किस तरीके से हालात को सुधारा जाए, किस तरीके से स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए, क्योंकि मरने वालों का चाहे आंकड़ा हो या फिर कोरोना संक्रमण की संख्या ये लगातार बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे यही इस मीटिंग में रखना चाहेंगे, चाहे वो विरोधी पक्ष नेता हो या फिर उनके सरकार में सहयोगी पार्टी, हालात को सामने रखेंगे। और जो लॉकडाउन की बात कही जा रही है इसे किस तरीके से लगाया जाए, क्या वीकली लॉकडाउन से फायदा नहीं है, साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया जाए या फिर महीने 2 महीने के लिए लॉकडाउन लगाया जाए, ऐसी तमाम चीजों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय निकल कर आ पाता है। जी पल्लवी। शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आज सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। देखना यही रहेगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ नई जानकारी सामने निकल कर आती है, और महाराष्ट्र को आने वाले समय में और कितनी पाबंदियां झेलनी होंगी, ये भी देखना रहेगा।
चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश में भी 60 घंटों का लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने बढ़ते मामलों के चलते कहा कि जिले में 4 से 5 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा। वहीं जनप्रतिनिधियों के साथ हुई वीसी में सीएम ने लॉकडाउन लगाने पर सहमति दी है, जिसकी कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों ने पुष्टि की। वहीं लॉकडाउन को लेकर आपदा प्रबंधन समूह निर्णय लेगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन की अवधि रविवार के बाद शुक्रवार तक की हो सकती है। वहीं सीएम के साथ हुई वीसी में सांसद शंकर लालवानी, कृष्ण मुरारी मूघे, तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, महेंद्र हार्डिया, मालिनी गौड़, मधु वर्मा और आकाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जो सदस्य हैं पूरे प्रदेश के जिलों के, उनसे वीसी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं और उसमें यहाँ के भी सभी सम्माननीय सदस्यगण जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के हैं वो लोग आज उसमें थे वीसी में, और जो परिस्थितियाँ हैं इस समय उसके बारे में भी पूरा सीएम साहब ने अवगत हुए, पूरे सभी सदस्यों सम्मानित सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, किस प्रकार के पेशेंट्स पूरे आसपास के जिलों से भी आ रहे हैं और किस तरह का प्रेशर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे, और भी जो इस तरह की परिस्थितियों में जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे किन किन बिंदुओं पे बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग चल रही है उसमें भी डिस्कशन डिटेल हुए, और इसको ईज आउट करने के लिए या आने वाले दिनों में ये संख्या और ना बढ़े निरंतर, क्योंकि कल की जो स्थिति है वो अगले 10 दिन तक उसका असर देखने को मिलेगा, 7 दिन 8 दिन 10 दिन मिलेगा, पर ये परिस्थिति और ना बढ़े, 10 दिन के बाद और विस्फोटक ना हो, उसको देखते हुए मत था सभी सम्मानित सदस्यों का कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सजेस्ट किया उन्होंने। चलिए अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्य पद्धति को 2017 में आने के बाद से हम लोगों ने उसमें काफी सुधार किए, और आज आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं वहां पर प्रश्न उठाने का किसी को भी अवसर नहीं मिलता है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है और योग्य और सक्षम अधिकारियों का चयन वहां से संपन्न होता है। यह आप सबके लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े नागरिक पुलिस बल के आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन कैसे इस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा सकते हैं? आज आप पुलिस उपाधीक्षक के रूप में अपने प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान करेंगे। 12 माह का आपका प्रशिक्षण होगा और उसके बाद जनपदों में आपको 5 माह के अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए वहां पर तैनात किया जाएगा। आज से आप जिस लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और जीवन की जो कार्य पद्धति तय करेंगे, आपके जीवन को उसी पथ पर आगे बढ़ाने में पथ पर मदद भी करेगा। याद रखना, पुलिस उपाधीक्षक के रूप में आपका चयन आपके जीवन की और आपके परिवार की उस अभिलाषा को पूरा करने जा रहा है। जो सपना आपने अपने जीवन के बारे में सोचा होगा, आपके अभिभावकों ने सोचा होगा, आपके मित्रों और शुभचिंतकों ने सोचा होगा, वह सपना साकार आपने किया, लेकिन यही मंजिल नहीं है। आप अगर ईमानदारी के साथ इस पथ पर आगे बढ़ेंगे तो जब आप अवस्थी जी की उम्र में आएंगे तब आईजी बनकर के आप अपने इस पद को और अपने चयन को उस समय गौरव की अनुभूति के साथ जोड़ पाएंगे। लेकिन अगर बीच में ही आपने अपनी इंटीग्रिटी पर प्रश्न खड़ा करने दिया या अपनी व्यावसायिक दक्षता पर प्रश्न खड़ा करने का अवसर दिया, तो बहुत बार ऐसा भी होता है। अभी हाल ही में हम लोगों को 3 वरिष्ठ अधिकारियों को समय से पूर्व सेवानिवृत्त करना पड़ा था। यह अक्सर होता है जब भी व्यक्ति की दिशा में भटकाव होता है तो उसके जीवन में फिर अनिश्चितता छाने लगती है। अनिश्चितता जीवन में कभी नहीं होना चाहिए।
पूरी स्पष्टवादिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी व्यावसायिक दक्षता के साथ पुलिस बल के पूरे अनुशासन को अपनाते हुए हमें कार्य करना होगा। पुलिस की परंपरागत छवि को बदलने का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। एक डिप्टी एसपी के रूप में जब आप कार्य करेंगे, एक लंबे समय तक आपको उस क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलेगा। उस समय आपको अपने आप को साबित करने का एक अवसर भी शासन देता है, और वह अवसर होता है आपके लिए कि आप अपनी नींव को कितनी मजबूत कर पाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे ही कहना चाहूंगा, राज्य सरकार ने इस दिशा में पुलिस बल के आधुनिकीकरण और पुलिस बल के रिफॉर्म के लिए जो भी आवश्यक कदम थे, हमने प्रदेश के अंदर उठाए हैं। प्रदेश के अंदर बहुप्रतीक्षित पुलिस आयुक्त प्रणाली आज हम 4 नगरों में लागू कर चुके हैं। ये दायित्व हर पुलिसकर्मी का बनता है कि वह उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं, जन विश्वास का प्रतीक बनाएं। न्याय केवल कहने के लिए न्याय नहीं होना चाहिए, वह समयबद्ध भी हो और शिकायतकर्ता की संतुष्टि का आधार वाला भी बनना चाहिए। इसमें एक बड़ी भूमिका आपकी हो सकती है। हमें इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। प्रदेश के अंदर पुलिस बल में नियुक्ति की प्रक्रिया, आप अनुमान करिए कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के दौरान लगभग 1.5 लाख से ऊपर पुलिस कर्मियों की चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया। हमारे यहां चयन की प्रक्रिया में अब जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, बल्कि हम लोगों ने इसमें चयन की प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था भी की और सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा, हर एक पुलिस लाइन में, थानों में पुलिस बैरक बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, महिलाओं के मन में सुरक्षा का भाव जागृत हो, महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, कुछ नए कार्यक्रम और नए कदम भी उठाए गए। और ऐसा नहीं कि पुलिस ने अपनी कार्य पद्धति को ठीक न किया। पुलिस के बारे में लोगों के मन में धारणाएं बदली हैं। वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो 2017 के पहले लोग इसके बारे में क्या क्या चर्चाएं करते थे, और आज आप जाइए देश के अंदर अभी। और खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੈਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਾ ਐਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜਨ ਸਾਈਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘਟੇ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ICMR IT ਆਧਾਰਿਤ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ SMS ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ICMR ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले